Hello everyone and welcome to Harshita Machi Psychology. I hope you're all doing great. So from today onwards we are resuming our classes and for a few days जब तक थोड़ा सा ये नहीं हो जाता तब तक आपको रिकॉर्डिंग ही मिलेगी क्लासेस की. चलो. Now यहाँ पे you will be getting all of your UGC नेट सिलेबस कवर्ड. हम पूरा UGC नेट का जो पेपर 2 है आपका साइकोलॉजी उसको कवर कर रहे हैं. टीचिंग विद पेन हिंदी एंड इंग्लिश नोट्स भी आपको हिंदी इंग्लिश में देंगे. उसके साथ में PYQ बॉक्स ये सब चीजें हम यहाँ पे करने वाले. क्लासेस अगर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तो ये टेलीग्राम चैनल है. ये आपको चैनल पे यहीं पे दिख जाएगा. इसको ज्वाइन कर लेना और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में इस तरीके से आपके पास यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है. वहां से आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे. अब हम क्या कर रहे थे, हम यूनिट 3 बेसिकली कर रहे हैं. एक क्लास हमारी हो चुकी थी. टुडे इज आवर सेकंड क्लास फॉर यूनिट 3 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलायबिलिटी. ठीक है. आपने ये शब्द बहुत बार यूज भी किया होगा और अपनी जनरल डे टू डे लाइफ में भी हम कहते हैं कि कोई इंसान रिलायबल है या नहीं है. इफ समवन इज रिलायबल और नॉट, कि अच्छा ये बंदा है, ये लड़की है, ये लड़का तो बहुत रिलायबल है, मतलब विश्वसनीय है, आप उन पर डिपेंड हो सकते हैं. अगर आज उन्होंने आपकी किसी रूप में सहायता की है, उन्होंने आज आपकी हेल्प की है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी अगर आप उनके पास किसी हेल्प के लिए जाते हैं तो वो वहां पे होंगे आपके हेल्प के लिए. या कभी भी आपको जरूरत होती है तो वो आपके लिए होंगे. इट मीन्स वो रिलायबल है, वो विश्वसनीय है, वो डिपेंडेबल है, आप उन पर डिपेंड हो सकते हैं. तो वो रिलायबिलिटी और इरिलायबिलिटी एक ही जैसी है. जैसे वहां हम बात करते हैं कि एक बार ये चीज हुई, एक बार किसी ने आपकी हेल्प की, आपके फ्रेंड है, तो नेक्स्ट टाइम भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा करेंगे. तो कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं वो. एक बार किया तो नेक्स्ट टाइम भी करें. तो ये रिलायबिलिटी भी ऐसी ही है. टेस्टिंग में भी रिलायबिलिटी यही है. इट इज कंसिस्टेंसी ऑफ योर रिजल्ट्स ऑफ योर टेस्ट. यहाँ पे हम एक्यूरेसी की बात नहीं करते हैं कि टेस्ट कितना सही है या टेस्ट कितना गलत है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं आपके टेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट या कंसिस्टेंसी ऑफ योर रिजल्ट्स. कि इस बार अगर आपने 30 लिया आउट ऑफ 10 100, तो नेक्स्ट टाइम भी आपका 30-35 के बीच में ही स्कोर अगर रहेगा तो इसका मतलब तो रिलायबल है टेस्ट. अगर नहीं है, अगर बहुत कम हो गया और बहुत बढ़ गया, तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है. तो ये सिंपली ये कहता है कि जब हम सेम कंडीशंस में सिमिलर टेस्ट लगाते हैं विद अ गैप और विदाउट अ गैप, तो हमारे पास रिजल्ट्स भी सेम आने चाहिए. मैंने कोई इंटेलिजेंस टेस्ट आपके ऊपर लगाया, तो सेम कंडीशन है आज भी और आज के एक हफ्ते बाद भी, सेम कंडीशंस में सेम एनवायरनमेंट में, तो आपके पास जब उस टाइम पे जो रिजल्ट्स आए थे, क्या अभी भी वही रिजल्ट्स आने चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि एक हफ्ते में आपकी IQ में एकदम बदलाव आ जाएगा या आपके डिप्रेशन में बदलाव आ जाएगा. नहीं है ना. और थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता भी है तो वो थोड़ा बहुत होगा. ऐसा नहीं कि कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि अभी तो डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था और अभी एक हफ्ते बाद एकदम हाई, हाई भी क्या, सीवियर डिप्रेशन दिखा रहा है. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. हो सकता है एक हफ्ते में कुछ आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी तो आपका स्कोर नॉर्मल से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर चला जाए. अभी भी वो डिप्रेशन की कैटेगरी में नहीं जाने लगा है, या फिर माइल्ड में भी बहुत ही माइल्ड हम कहें तो. ये हमारी उस टाइम पे स्टेट जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से वी आर जस्ट टेकिंग थिंग्स ऑफ, इस वजह से. बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक हफ्ते में मुझे डिप्रेशन हो गया और सीवियर हो गया. अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब आपकी टेस्ट में कोई दिक्कत है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ योर रिजल्ट्स. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये टेस्ट जो मेजर करना चाहता है वही मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है. हमें कोई मतलब नहीं है कि मैंने स्ट्रेस का बनाया तुम एंजाइटी मेजर करो, बट सही करो. उस टाइम पे जो स्कोर आ रहा था पहले बार वापस अगर उसको टेस्ट किया जाए तो भी कैसा आना चाहिए रिजल्ट, तो भी सेम रिजल्ट आना चाहिए. तो यहाँ पे बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ योर टेस्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ योर रिजल्ट. वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी यानी समानता. समझ में आई? अब अगर हम बात करें तो अपन रिलायबिलिटी को मेजर किस चीज में करते हैं, कैसे पता चलेगा हमें? तो हम यहाँ पे एक कोरिलेशन निकालते हैं.
आपका कोरिलेशन बिटवीन योर टेस्ट 1 और टेस्ट, जब मैंने आपको कोई डिप्रेशन का स्केल दिया और उसको एक बार अभी आज टेस्ट कर रही हूँ, लेट्स से आई एम टेस्टिंग इट ऑन 6 सितंबर को टेस्ट करा, और फिर मैंने इसको 16 सितंबर को टेस्ट किया, तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या मिलना चाहिए? इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या रहनी चाहिए? कोर्स में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे आई हैव स्कोर्ड 30, तो यहाँ पे भी हो सकता है 32 33 आ जाए। तो इन दोनों के बीच में हम क्या चेक करते हैं? कोरिलेशन। आपके दोनों स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन हम चेक करते हैं कि हमारा कितना कोरिलेशन इनके बीच में आ रहा है। तो कितना आना चाहिए हमें पता है, हमने कोरिलेशन का एक मीडियम वैल्यू देखा कि एटलीस्ट 0.30 तो वो रहना ही चाहिए। तो ठीक है, इससे कम है तो दिक्कत है, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आया? तो यहाँ पे हम किससे मेजर करते हैं? वी यूज कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू मेजर रिलायबिलिटी। तो आपसे पूछा जाएगा इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या है इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये समझ आया? अब हमारे पास ये काफी सारी टाइप ऑफ रिलायबिलिटी है, वो हम देखेंगे। टेस्ट रीटेस्ट, नाम से ही समझ आ रहा है, टेस्ट और रीटेस्ट। आपने वर्ड सुना होगा रीटेस्ट, कि वापस टेस्ट दो। तो टेस्ट रीटेस्ट कहता है कि एक बार टेस्ट दिया, अब उसी टेस्ट को दोबारा दीजिए, और फिर हम क्या चेक करेंगे? फिर हम देखेंगे आपके दोनों स्कोर्स के बीच में कंसिस्टेंसी है या नहीं है। जो पहले स्कोर कर रहे थे, क्या आज भी वही स्कोर कर रहे हो, या कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ चुका है स्कोर्स में? इक्विवेलेंट या पैरेलल और ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, इसमें हम क्या करते हैं? हम सेम टाइप के दो टेस्ट बनाते हैं और उनको हमारे पार्टिसिपेंट्स को देते हैं। स्कोरिंग अग्रीमेंट को आप इंटर रेटर रिलायबिलिटी भी कहते हैं, कॉल्ड एज इंटर रेटर रिलायबिलिटी। और उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या कहती है? इंटरनल कंसिस्टेंसी बेसिकली सिर्फ इतना सा कहती है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपने टेस्ट बनाया उसके अंदर लेट्स से 20 क्वेश्चंस है, तो वो 20 के 20 क्वेश्चंस क्या मेजर करने चाहिए? वो वही चीज मेजर करने चाहिए जो आपने, जिसके लिए आपने टेस्ट बनाया। अगर डिप्रेशन की स्केल है तो 20 क्वेश्चंस डिप्रेशन ही मेजर कर रहे हों, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ और ही स्ट्रेस मेजर करने लग जाए, या आप कहें तो आपका हैप्पीनेस मेजर करने लग जाए एक दो क्वेश्चन। वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। और उसको हम स्प्लिट हाफ मेथड के थ्रू, कुडर रिचर्डसन और क्रॉनबेक अल्फा, हम देखेंगे क्या होते हैं, इनके थ्रू अपन इसको करते हैं, निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई किसी को एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, और यू हैव गिवन एन आईक्यू टेस्ट और मे बी अ क्रिएटिविटी का टेस्ट आपने दिया। लेट्स से आपने एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। अब क्या होगा? मैंने आज उसको टेस्ट किया है, मैंने आज इंडिविजुअल्स को टेस्ट किया उसके ऊपर, और हमने देखा उनका जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, कोई भी रिजल्ट आया, वी डोंट केयर। अब हम क्या करेंगे? हम 3 to 6 वीक, हमने 3 हफ्ते बाद में उनको वापस से वो टेस्ट दिया, सेम टेस्ट, जो सेम टेस्ट मैंने यहाँ पे उनको दिया था। लेट्स से आई हैव गिवन देम डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट मैंने इनको आज दिया है, और इसके बाद ये टेस्ट मैं इनको आफ्टर 3 वीक्स और दूँ अगेन। और उसके बाद मैं क्या चेक करूंगी? आई विल चेक द कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर्स ऑफ दिस टेस्ट एंड द स्कोर ऑफ दिस टेस्ट, विच मीन्स टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी ये देखता है कि समय के साथ में क्या हमारे स्कोर्स में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। तो जब आप सेम ग्रुप को, याद रखिए,
सेम ग्रुप को 2 बार एडमिनिस्टर कर रहे हैं। यू आर एडमिनिस्ट्रिंग वन ग्रुप 2 times. One, I will do it today or the day you are doing it. And again, you will test the same participants, same group after the gap of at least 2 weeks, minimum 2 weeks और maximum 8 weeks. इसके बीच में आप क्या करते हैं, उनको फिर से टेस्ट करते हैं। सेम टेस्ट, सेम पार्टिसिपेंट्स। तो हम कहें कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स तो एक ही है, मतलब सैंपल एक ही है, लेकिन एडमिनिस्टर कितनी बार किया जा रहा है, तो 2 बार। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि इनके स्कोर्स के बीच में रिलायबिलिटी है या नहीं है, कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ये क्या करना चाहिए टेस्ट, अगर यहाँ पे आपको 80 आउट ऑफ 100 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 78 आ सकते हैं, आपको 80 आ सकते हैं, 82 आ सकते हैं, थोड़ा बहुत गैप चलता है, इतना जा रहा है चल रहा है। बट ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे तुमको 30 आ रहा है आउट ऑफ 100। दिस इज क्वेश्चनेबल कि ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर किसी को यहाँ पे 30 आ रहे थे, अब 80 आ रहे हैं, अब ये वाला स्कोर आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप दिस इज क्लियर। तो ये होती है टेस्ट प्री टेस्ट रिलायबिलिटी। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपने लेट्स से आपने कोई साइकोलॉजी का टेस्ट दिया, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट 1 का टेस्ट लिया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने उसको 1 बार 2 बार 3 बार दिया होगा। 1 बार दिया ठीक है, 2-3 बार उसको किया होगा, तो क्या आपके क्वेश्चंस थोड़े अब ज्यादा सही होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें चीजें याद भी होने लगी है। एक क्वेश्चन जो पहले गलत हुआ था, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चला, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो अभी तक, लेकिन आपको उसका आंसर याद है, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट। तो अब क्या होता है, कई बार कुछ चीजें हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और क्योंकि हम एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कैसे करना है, तो वो चीजें कैरी ओवर हो जाती है। कैरी ओवर होने का मतलब कि लास्ट टाइम की कोई चीज हमें ऐसी याद रह गई है जिसकी वजह से हम उसको अब की बार सही कर पाए। हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, एक बार हमें समझ में आने लग गया है कि डीएटी किया कैसे जाता है, प्रैक्टिस हो चुकी है, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से कर देंगे। एक बार तो कोई चीज नहीं होती, एकदम अचानक से आपके सामने कुछ आ रहा है, तो आप नहीं समझ पाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट एक बार अगर उससे प्रैक्टिस हो चुकी है, एक बार आप देख चुके हो कि अच्छा इस तरीके से किया जाता है, तो आप नेक्स्ट टाइम बहुत आराम से उसको कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी के अंदर कैरी ओवर इफेक्ट या प्रैक्टिस इफेक्ट जैसी चीजें आती है, दैट क्रिएट्स एरर। समझ रहे हो? और एक क्यों होता है, कई बार टाइम की वजह से होता है, अगर कम टाइम दे दिया या फिर ज्यादा टाइम दे दिया, दोनों में ही दिक्कत है। और दूसरी चीज कि अब 2 to 8 वीक्स का गैप काफी लंबा होता है, तो बच्चा क्या होता है, इंडिविजुअल जो है, नॉट बच्चा ओनली, जो इंडिविजुअल है वो ग्रो भी करता है, उसी ग्रोथ भी हो रही है यहाँ पे। तो ग्रोथ भी हो रही है, तो कई जो चीजें शायद वो पहले उसको लगता था अरे ये तो ऐसे ही है, हो सकता है अब उसको वो चीज थोड़ा सीरियस लेने लगा हो सकता है उसके इंटरेस्ट बदल गए हों। अगर मैं डीएटी की बात करूँ, या हमने कोई आईक्यू का टेस्ट दिया, उसको पहले वो चीज नहीं आती थी, अब उसको समझ आ गया कि ये चीज किस तरीके से की जाती है, उसने समझ लिया कि रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किस तरीके से करते हैं, तो वो कर पाएगा। इसका मतलब उसका आईक्यू इंक्रीज हो गया है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज मुझे आज समझ नहीं आ रही, लेकिन कुछ समय बाद वो चीज मुझे अपने आप समझ आने लग जाती है। योर एज, योर ग्रोथ का फैक्टर, मेच्योरिटी का फैक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एरर आता है वो टाइम की वजह से आता है, जो इतना टाइम का गैप रहता है ना, कि अगर ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो टाइम की वजह से यहाँ पे क्या आ सकती है, एरर आ सकती है, किसमें, कंसिस्टेंसी में, रिलायबिलिटी को स्टैब्लिश करने में। तो आपसे पूछेंगे यहाँ पे एरर किसका होता है, तो एरर होता है टाइम सैम्पलिंग का। समझ गए? तो अगर ये गैप कम है तो क्या होगा, तो कैरी ओवर इफेक्ट या प्रैक्टिस इफेक्ट जैसी चीजें हो सकती है। ठीक है? और अगर गैप ज्यादा हो गया, तो ग्रोथ का फैक्टर भी है हमारे पास, मेच्योरिटी का फैक्टर भी। इसकी वजह से भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है।
तो कहीं ना कहीं टेम्पोरल स्टेबिलिटी मेजर कर रहा है, मतलब टाइम से रिलेटेड कि हमारे टेस्ट रिजल्ट स्टेबल है कि नहीं है, टाइम के से उसको मेजर ये करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। जब भी आप लोगों ने अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे या क्लासेस में भी ऐसा होता है, कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता, बट आपके पास सेट आते हैं पेपर के, आते हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, इस तरीके से सेट आते हैं। सिलेबस सेम है कि नहीं है, सिलेबस सबका सेम है, लेवल भी ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, बस क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं। लेवल ऑल सेम रखते हैं, आपको टेस्ट सेम रखते हैं, सिलेबस सेम होता है, बस क्या होता है क्वेश्चंस बदल जाते हैं। सेट में कुछ, एक में कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दूसरे में कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उसके बाद क्या होता है, फिर हम मतलब वो टेस्ट देते हैं। तो ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी भी वैसा ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सेम टेस्ट के अलग अलग वर्जन बनाते हैं। दे आर मेकिंग डिफरेंट वर्जन्स आउट ऑफ द सेम टेस्ट। लेट्स से यू आर चेकिंग फॉर डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी, कुछ भी आप ले लीजिए। आपने क्या किया, आपने सेम कॉन्सेप्ट सेम है, पर उस कॉन्सेप्ट के दो इक्विवेलेंट वर्जन्स आपने बना दिए। वी आर जस्ट मेकिंग डिफरेंट बट इक्विवेलेंट, हम फॉर्म्स ऑफ द सेम टेस्ट, कि दोनों ही टेस्ट क्या कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, या तो टाइम गैप के साथ दिया जा सकता है, 2 to 8 वीक्स का गैप, वही 2 to 8 वीक्स, या फिर इसको विदाउट अ टाइम गैप भी दिया जा सकता है। और किसको दिया जाएगा, अगेन इट वुड बी गिवन टू द सेम सैंपल। तो यहाँ पे भी वन सैंपल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। समझ में आई ये बात। पर अब एक बात बताइए मुझे, कि चलिए आपने क्लास में, आप टीचर हैं, आपने मैथ्स में बच्चों का आपको एग्जाम लेना, और आपने कहा कि भाई चीटिंग हो जाती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इधर उधर से पूछ लेते हैं, मेरे से पूछेंगे, किसी अपने साइड वाले पार्टनर से पूछेंगे, पूछ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम वही सेट में पेपर देते हैं, उनका एडिशन का टेस्ट लेना है आपको। आप क्या कर रहे हैं, आप उनके एडिशन का टेस्ट ले रहे हैं। और आपने क्या किया, एक सेट बनाया, सेट वन, सेट ए और सेट, ये आपने 2 सेट बनाए, किस लिए, ताकि चीटिंग ना हो जाए एग्जाम में। आपने यहाँ क्वेश्चन दिया 2+2, और यहाँ पे आपने क्वेश्चन दिया 3+। अब ठीक है, दोनों ही एडिशन के क्वेश्चन है, दोनों ही विदाउट कैरी वाले क्वेश्चन है, बट क्या क्वेश्चन सेम है, नहीं है। हो सकता है, क्या हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब दो टेस्ट अलग है, दो अगर डिफरेंट वर्जन बने हैं सेम कॉन्सेप्ट के भी, तो भी टेस्ट तो इक्वल नहीं हो सकते ना, इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जितना बच्चा आसानी से 2+2 कर लेगा, उतना ही 4+4 करने में थोड़ा उसको जोर आ सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। दोनों विदाउट कैरी है, दोनों में आपको क्या नहीं करना है, दोनों में एडिशन ही आपको करना है, सिंगल सिंगल लेटर का एडिशन है, डिजिट्स का एडिशन है, बट स्टिल बोथ आर वेरी डिफरेंट। यहाँ पे उसको सिर्फ इतना सा काउंट करना है, यहाँ पे उसको इतना इतना बनाना है, फिर इतना इतना काउंट करना है, हो सकता है वो इसको मिस आउट कर दे। तो इवन दो दे आर मेजरिंग द सेम कॉन्सेप्ट, दे आर स्टिल नॉट द सेम। हम कितनी भी कोशिश कर ले, आप दोनों को इक्वल रख ही नहीं सकते हो, नहीं पॉसिबल। तो ये हम कहें तो ये किसका ड्रॉबैक है, कि इवन दो वी आर मेजरिंग द सेम कॉन्सेप्ट। आपने सोशल साइंस का, साइकोलॉजी का आपने एग्जाम बनाया, साइकोलॉजी का आपने टेस्ट बनाया, अब साइकोलॉजी में लर्निंग का आप टेस्ट ले रहे हैं, या आप कहें तो आप रिलायबिलिटी का ही टेस्ट ले रहे हो। तो रिलायबिलिटी में टेस्ट रीटेस्ट है, और आपके पास ऑल्टरनेट फॉर्म में दोनों अलग अलग है कि नहीं है, दोनों बेसिक सी मतलब आपके बहुत इजी रिलायबिलिटीज हैं दोनों ही, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बट स्टिल दे आर डिफरेंट, है कि नहीं है। लर्निंग के अंदर इतनी सारी थ्योरीज है,
आपने एक में क्लासिकल कंडीशनिंग पूछी है और एक में आपने ऑपरेंट पूछ लिया। अब है दोनों ही लर्निंग की थ्योरीज, बट क्या दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल। इसके भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो किस बच्चे को नहीं आते हैं, इसके भी हो सकते हैं जो नहीं आते हैं। हो सकता है किसी के लिए ये इजी हो लेकिन ये नहीं हो, या ये हो ये नहीं हो। यहाँ पे आपने बेसिक से पूछ ली चीजें। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताइए, इसका ऐसा है, ये है, वो है। आपने कुछ कुछ चीजें पूछ ली। आपने टाइप्स पूछ लिए यहाँ पे इसके। और यहाँ पे आपने टाइप्स में क्या पूछ लिया? चलो यहाँ पे भी आपने टाइप्स पूछ लिए। बट बच्चे जितना इसके टाइप्स में कंफ्यूज नहीं होते, बच्चे इसके टाइप में कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्पल्स में। इसके एग्जाम्पल्स में फिर भी कंफ्यूज नहीं होते हैं कि बैकवर्ड क्या है, डिलेड कंडीशनिंग क्या है, फॉरवर्ड क्या है। यहाँ पे आप उनसे पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट, अवॉइडेंस, एस्केप ये पूछिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। हम दोनों में टाइप ही पूछ रहे हैं। दोनों बहुत ही बेसिक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज और लर्निंग की है। दोनों का लेवल ऑलमोस्ट बराबर है, बट स्टिल क्वेश्चंस तो अलग है, इक्वल नहीं है। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें आप ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी के अंदर, ऑल्दो दे आर इक्विवेलेंट बट दे आर नॉट इक्वल। अब जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा? एरर आएगा। तो क्या होगा? अगेन, मैंने तुमको एक बार ये वाला टेस्ट दिया तो इसके अंदर तो कितना लेके आए? 8 आउट ऑफ 10 यू हैव स्कोर्ड। बट आपको इसके टाइप पे आप हो गए कंफ्यूज, तो आपने 6 आउट ऑफ 10 ही स्कोर किए। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगी? इन दोनों पे कोरिलेशन चेक करूंगी। तो यहाँ पे जो एरर आता है ना, वो कंटेंट सैम्पलिंग की वजह से ज्यादा आता है। कंटेंट हम कितनी भी कोशिश कर ले दोनों का सेम नहीं रख पाते, इसकी वजह से यहाँ पे एरर होती है। और टाइम सैम्पलिंग की वजह से भी हो सकती है, अगर गैप ज्यादा रहे तो। गैप रहता है तो टाइम सैम्पलिंग की वजह से भी एरर आ सकती है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंटेंट सैम्पलिंग। उसकी वजह से यहाँ पे एरर देखने को हमें मिलती है। तो ये है आपकी ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, जहां पे सिंगल सैंपल को 2 बार टेस्ट किया जाता है। किससे? इक्विवेलेंट फॉर्म से। सेम टेस्ट के 2 डिफरेंट वर्जन बनाए जाते हैं, जिसको या तो आप टाइम गैप के साथ दे दीजिए या फिर विदाउट टाइम गैप। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे तो क्या थे? दोनों जो हमने क्वेश्चन देखे, उसके अंदर ये है कि आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन है। आपके पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे आपके पास बेसिकली, जिसके अंदर हमारे पास क्वांटिटेटिवली डेटा अवेलेबल हो जाएगा इजीली, वो होंगे। इंटर रेटर रिलायबिलिटी में क्या है? ये आपके जब ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं या फिर जब प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, जहां पे आपके पास ऐसा नहीं है कि अग्री कर लो डिसअग्री कर लो, है ना, अग्री डिसएग्री न्यूट्रल, इस तरह के ऑप्शंस नहीं है आपके पास में। आपके पास में बेसिकली डाइकोटोमिस आइटम्स नहीं है, या फिर आप कहीं तो आपके पास में 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन नहीं है। आपको आप ऐसे बता नहीं सकते हो। यहाँ क्या करना है? यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखनी है, आपको एक्सप्लेन करना है चीजों को। रोशाक दे दिया तो रोशाक में यू आर अगेन एक्सप्लेनिंग। टीएटी दे दिया तो वहां पे आप पूरा स्टोरी लिख के दिखा रहे हो। अब आपको क्या करना है? उसके बेसिस पे मार्क्स देने हैं। तो आप मुझे बताइए कि सपोज आपने थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट आपको दिया गया, इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें आपको कोई फोटो दिखाई जाती है और उस फोटो के बेसिस पे एक पिक्चर, आपको पिक्चर कार्ड दिखाया जाएगा। इसको इसके बेसिस से आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी होती है। अब वो स्टोरी मैंने भी पढ़ी, वो स्टोरी आपने भी पढ़ी, वो स्टोरी किसी और ने भी पढ़ी, 3 लोगों ने पढ़ी। तो क्या उन तीनों का सेम ओपिनियन होगा उस स्टोरी को लेके? किसी चीज को मैं किस नजरिए से देखती हूँ, क्या ऐसा जरूरी है आप भी उस चीज को उसी तरीके से देखें? क्या आपका और मेरा पर्सपेक्टिव 100% सेम हो किसी चीज को लेके? ऐसा तो जरूरी नहीं है। मेरी मेरे अपने बायसेस हो सकते हैं, मेरे अपने परसेप्शंस हो सकते हैं, मेरे अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, दैट सेम गोज फॉर यू। वो सब चीजें आपकी भी हो सकती है। तो कोई स्टोरी में कोई किसी चीज में अगर मुझे कोई दिक्कत दिख रही है, हो सकता है वो प्रॉब्लम आपको नजर ना आए।
मे बी आप उसके साथ रिलेट कर पा रहे हो तो आपके लिए वो एक प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आपको वो नहीं लग रहा है प्रॉब्लम है, बट मेरे को लगता है कि अरे तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो वैसे ही ऐसे केसेस में क्या होता है, अब यहाँ पे सबके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, तो हम कैसे एक अग्रीमेंट पे पहुंचे, कैसे हम ये देखें कि भाई यहाँ पे हम कुछ स्टैब्लिश कर पा रहे हैं या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, ऐसे केसेस में हम जजेस को बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हम जजेस बुलाते हैं और उनसे बेसिकली क्या लेते हैं, उनकी हम हेल्प लेते हैं। तो लेट्स से इसका जो स्टोरी थी ये, और यहाँ पे जजेस कौन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इनके बीच में कितना अग्रीमेंट है या कितनी कंसिस्टेंसी है। जब ये लोग क्या कर रहे हैं, जब ये सेम चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेम चीज को स्कोर कर रहे हैं, सेम चीज को जज कर रहे हैं। हम क्या देखना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे कि इन लोगों के बीच में हाउ मच कंसिस्टेंसी इज देयर बिटवीन द जजेस when they are measuring the same thing, judging, or when they are scoring the same thing। तो वो कहलाती है आपकी इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम अग्रीमेंट देख रहे हैं किसके बीच में, हमारे जजेस के बीच में। कब, जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं या प्रोजेक्टिव टेस्ट्स होते हैं, इन सब में जहां पे बेसिकली सबके अलग अलग परसेप्शन से सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव आ सकते हैं। अब आपके पास अगर वही है क्वेश्चन वाला फॉर्मेट है, इस तरीके से आपके पास चार ऑप्शन है, आपको एक टिक करना है, तो इसके पास तो हमारे पास इसके लिए तो है। अब इसमें तुम्हारा इसको लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है। इसको अगर इस बेसिस के आंसर के लिए इसको +2 देना है तो हम +2 ही देंगे, -2 देना है तो -2 ही देंगे। इसमें तुम इसके बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इससे हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में यहाँ पे ये इंटर रेटर रिलायबिलिटी का हम यूज करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसको आप मेजर करते हैं यूजिंग कोहन्स कापा। इंटर रेटर रिलायबिलिटी को किसके थ्रू मेजर किया जाता है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी को मेजर किया जाता है कोहन्स कापा से। और एटलीस्ट कितने जजेस होने चाहिए, एटलीस्ट दो से ज्यादा जजेस तो हमारे पास होने ही चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, तभी तो आप मेजर कर पाओगे ना। वरना कैसे करोगे, वरना अग्रीमेंट कैसे देखोगे। तो यू शुड हैव एटलीस्ट मोर देन 2 जजेस। कितने जजेस चाहिए हमको, हमको मोर देन 2 जजेस तो चाहिए ही चाहिए। यार ऐसा तो नहीं करोगे खुद के जजमेंट का ही खुद वो कर लोगे अग्रीमेंट, कि मेरे साथ खुद के साथ ही मैं अग्रीमेंट देख लेती हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अग्रीमेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना ही है तो मैं किस तरह कैसे करती हूँ वो हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ अग्रीमेंट अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट्स।
मल्टीप्लाई बाय, ये कितने अग्रीमेंट आए, कितनी सहमति आई और कितनी पॉसिबल है सहमति, कितनी आ सकती है। लेट्स से आपके पास 10 जजेस है, इन 10 में से 5 लोग क्या करते हैं, 5 एग्री करते हैं। अब आपसे पूछेंगे कितने एग्रीमेंट, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको इंटर रेटल रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, आपको अग्रीमेंट कैलकुलेट करना है। तो कितने एग्रीमेंट आए, 5। कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/2, तो ये आया 0.5, तो बेसिकली 50 आया, बट इसको अपन फिर आगे कोरिलेशन वगैरह कर लेते हैं। 0.50, तो क्या ये रिलायबिलिटी अच्छी है, नहीं, अच्छी नहीं है। तो कितनी चाहिए, हमें चाहिए कि एटलीस्ट इट शुड बी 0.80, तब हम कहेंगे कि आपकी क्या है, रिलायबिलिटी अच्छी है, एग्रीमेंट अच्छा है। कितना होना चाहिए उसके लिए, 0.80 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो ऐसे आप अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको बोले कि चलिए डिसएग्रीमेंट कैलकुलेट करिए, तो मैं डिसएग्रीमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगी, आपको कहते हैं कि 16 लोग अग्री कर रहे हैं, लेकिन 4 लोग डिसएग्री कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं ये तो सही नहीं है, तो कई बार डिसएग्रीमेंट भी आ जाता है। तो अगेन डिसएग्रीमेंट अपॉन पॉसिबल डिसएग्रीमेंट, इट इज 4 लोगों ने डिसएग्री किया, कितने कर सकते हैं पॉसिबल, 20 के 20 कर सकते हैं, जो 16 अग्री कर रहे हैं वो डिसएग्री भी कर सकते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यानी 20% लोग डिसएग्री करते हैं, तो क्या 80% तो अग्री कर रहे हैं, क्या ये 80% विच मीन्स 0.80 इज इट अ गुड क्राइटेरिया, यस, ये एक अच्छी रिलायबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या एरर आ सकता है, जरूर क्यों नहीं आएगा, एरर आ सकता है। तो एरर किसके थ्रू आ सकता है, यहाँ जो एरर होता है वो आ सकता है आपके इंटर स्कोर्स की वजह से। जो सभी लोगों के अलग अलग स्कोर्स होते हैं उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने स्कोर दिए होंगे, हर जज ने अपना अपना स्कोर दिया है, सबका किसी चीज को लेके एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है, उसकी वजह से एरर आ सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और किस लेवल पे होती है, यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो ऑर्डिनल लेवल पे होती है, मतलब यहाँ पे रैंक्स है ना, आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली काइंड ऑफ रैंक्स दे रहे हो, या फिर आप अपने हिसाब से उसको नंबर दे रहे हो, जज करना बेसिकली। रैंक्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए ऑर्डिनल, यहाँ पे कोई रियल वैल्यू नहीं है, किसी ने स्टोरी लिखी है उसको आप अपने बेसिस पे जज कर रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा एक चीज और, कितने एडमिनिस्ट्रेशन मुझे चाहिए, सिंगल, एक से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन इज इनफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में भी कि इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या देख रही है, कि जितने भी टेस्ट आइटम्स हैं
आपके टेस्ट के अंदर आपने बनाया डिप्रेशन का स्केल, आपने हैप्पीनेस का बनाया, जिसका भी बनाया आपने, उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं मेरे पास, क्या वो सेम चीज ही मेजर कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि 20 आइटम्स में से 18 आइटम्स तो डिप्रेशन को मेजर कर रहे हैं, बाकी के 2 आइटम्स हैप्पीनेस को मेजर कर रहे हैं। ये तो गलत हो जाएगा। ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे सभी जो टेस्ट, सभी जो आइटम्स है वो सेम चीज को मेजर कर रहे हो। यूनिडायमेंशनैलिटी हमारे टेस्ट में होनी चाहिए, सेम कंस्ट्रक्ट, सेम कॉन्सेप्ट को मेजर करने वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे एक ही बार एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। देयर इज वन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन वन सिंगल सैंपल। और एक ही सैंपल यहाँ पे। अब बहुत सारे तरीकों से हम इंटरनल कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। सबसे पहला मेथड है स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ क्या होता है? हमारे टेस्ट को हम किसी भी 2 हिस्सों में बांटना। हमको रिलायबिलिटी चेक करनी थी, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम एक ही टेस्ट को 2 बार उनको दे रहे थे, या फिर हम एक सेम टाइप ऑफ टेस्ट बना रहे थे वैसा का इक्विवेलेंट फॉर्म, और फिर हम दे रहे थे। बट हमने क्या करा, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? आपके पास लेट्स से 50 आइटम्स की स्केल है, 50 आइटम्स का क्वेश्चन है, टेस्ट है। आपने एक ही बार में एडमिनिस्टर कर लिया, 50 के 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व करवा लिए। अब आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटिए। आप 25 क्वेश्चन करके बांट दीजिए। आप एवरी सेकेंड क्वेश्चन को उठाइए, उसका एक बनाइए, रिमेनिंग क्वेश्चंस का एक ग्रुप बनाइए, उनकी आप रिलायबिलिटी कर लीजिए। आप एवरी फिफ्थ करके आप डिवाइड कर सकते हैं, आप ऑड इवन करके डिवीजन कर सकते हैं। मतलब आपको उन 50 क्वेश्चंस को, उन 50 आइटम्स को बेसिकली 2 हिस्सों में बांट लेना है। अब वो आप किसी भी तरीके से बांटिए, आप वो nth करके बांटिए कि हर दूसरे क्वेश्चन को आप उठा लेंगे, सेकेंड, 4, 6, 8, इस तरीके के क्वेश्चन से आपने हटाए। मतलब आपने एक साथ एक ग्रुप में लिए आइटम्स को, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 1, 3, 5, 7, इनको आपने अलग ग्रुप किया। देन यू टेस्ट देम और यू चेक फॉर रिलायबिलिटी। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे, जितने भी उनको डिवीजन हो सकते थे उन 50 क्वेश्चन आपने वो कर दिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं क्या, रिलायबिलिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो आप यहाँ पे टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि सभी जो आपके पार्ट्स हैं, सभी जो क्वेश्चंस है, क्या वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके टेस्ट के अंदर। इसका मतलब सभी क्वेश्चंस, जो सभी आइटम्स है बेसिकली, वो क्या सेम चीज को मेजर कर रहे हैं या नहीं मेजर कर रहे। तो ये चीज आप यहाँ पे चेक करते हैं स्प्लिट हाफ मेथड से। बट यहाँ क्या होता है, एक प्रॉब्लम, एक कमी है छोटी सी स्प्लिट हाफ में, कि ये आपको पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी नहीं देता। इट गिव्स यू द रिलायबिलिटी फॉर हाफ ऑफ द टेस्ट। 25 क्वेश्चंस का आपने 2 ग्रुप बनाया, तो ये 25 क्वेश्चंस की ही रिलायबिलिटी दे रहा है। इट इज नॉट गिविंग यू द रिलायबिलिटी ऑफ फुल टेस्ट। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी। तो पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कौन सा? स्पीयरमैन ब्राउन करेक्शन फॉर्मूला। अब अगर मुझे क्या करना है, मेरे पास एक टेस्ट की रिलायबिलिटी है, लेट्स से आपके पास हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी आई 0.30। मुझे क्या करनी है, मुझे इसको फुल टेस्ट की करनी है। तो फुल टेस्ट यानी कि अगर मुझे डबल करनी है रिलायबिलिटी, तो मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ 2r अपॉन 1 प्लस। तो इट मीन्स 2 इंटू 0.30 अपॉन 1 प्लस 0.3। तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। कितना हुआ, 0.60 अपॉन 1.3। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास ये रिलायबिलिटी आपको दे देगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप इससे फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं। अब कई बार आपको क्वेश्चन में दे देगा कि रिलायबिलिटी दे रखी है फुल टेस्ट की, पैराग्राफ में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी दी है लेकिन और बोला हाफ की निकालिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला आर इज रिलायबिलिटी अपॉन 2 0.30
2 माइनस 0। तो हम जब ये करते हैं तो हमें क्या, हमारे पास क्या आ जाती है, वो जो फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी है वो हाफ टेस्ट की आ जाएगी, इससे हाफ हो जाएगी, और इससे आपके पास फुल टेस्ट की आ जाएगी। हाफ की है तो फुल करने के लिए, फुल की है तो हाफ करने के लिए। ये कौन सा मेथड हुआ, ये हुआ स्प्लिट हाफ मेथड। अब जो ये स्प्लिट हाफ है, जो हम बोल रहे हैं कि हाफ करना है, ये एक तरीके से तो नहीं हो सकता है, हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं स्प्लिट हाफ करने के। हम एवरी nth को लेके कर सकते हैं, हम ऑड इवन कर सकते हैं, हम इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीकों से वो जो टेस्ट है वो अलग अलग 25-25 के अंदर बट जाएगा। तो फिर माने कौन सी रिलायबिलिटी, हमने एवरी सेकंड क्वेश्चन को लेके भी एक रिलायबिलिटी निकाल ली है, हमने nth करके एवरी फिफ्थ क्वेश्चन से भी निकाल ली है, हमने एकदम इक्वल दो हाफ कर लिए वो भी कर लिया, हमने ऑड इवन तरीके से भी रिलायबिलिटी निकाली, हमारे पास बहुत सारी रिलायबिलिटी आ चुकी है। पर हम मतलब माने कौन सी कि अच्छा दिस, ये जो रिलायबिलिटी है ना, ये इस टेस्ट की रिलायबिलिटी है, वो किसको हम एक्सेप्ट करें, उसके लिए हमारे पास है क्रॉनबेक अल्फा। क्रॉनबेक अल्फा क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल योर पॉसिबल स्प्लिट हाफ। जितने भी स्प्लिट हाफ आपके हो सकते हैं उन सभी की एवरेज कौन निकाल के देता है, हमें देता है क्रॉनबेक अल्फा। समझ में आई ये बात, क्रॉनबेक अल्फा के इस्तेमाल से हम जितनी भी रिलायबिलिटी, चाहे वो आपके पास एवरी nth आइटम करके रिलायबिलिटी आई हो, सेकंड और फिफ्थ, टेंथ, टेंथ तो नहीं होगा, एवरी फिफ्थ, एवरी सेकंड, या आप कहें तो आपके पास ऑड इवन करके आई, जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, सभी से जो रिलायबिलिटी आई उनका जब एवरेज निकालोगे, किसके थ्रू, क्रॉनबेक अल्फा के थ्रू, तब आपके पास एक ओवरऑल रिलायबिलिटी, एक इंटरनल कंसिस्टेंसी आपके पास आ जाएगी, इसको आप कोएफिशिएंट अल्फा भी कहते हैं। अब ये किस टाइप ऑफ आइटम्स पे टेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे कैसे भी आइटम्स हो आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे पॉलीनॉमियस आइटम्स और डाइकोटोमियस आइटम्स। अब पॉलीनॉमियस आइटम्स क्या होते हैं, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस नेट में आते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन हो, अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन होता है कि आ, क्या क्वेश्चन है, which of the following is a type of reliability। अब आपको क्वेश्चन में दिया, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कंटेंट वैलिडिटी, इंटरस्पोर्ट रिलायबिलिटी, और एक और ले लेते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ए ऑप्शन आपको बोलता है कि कौन सा करेक्ट है वो बताइए, 1 2 3, 1 4 3, 1 2 3 4, 2 3, इस तरह के ऑप्शन आपके पास, तो आप कौन सा चूज करेंगे, यू विल चूज 1 4 3, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही। तो एक क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जहां पे एक से ज्यादा चीजें सही होती है, वो कौन से आइटम्स कहलाते हैं, वो पॉलीटॉमस आइटम्स कहलाते हैं, जहां पे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो। समझ रहे हो, तो यहाँ पे एक ही आंसर सही नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 4 है, वी हैव दैट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आंसर है जो सही है, तो ये कहलाते हैं पॉलीटॉमस आइटम्स।
मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। समझ रहे हो? वही हमारे पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स और होते हैं, जो कि होते हैं डाइकोटोमस आइटम्स। ये डाइकोटोमस आइटम्स क्या है? जब सिंगल एक ही आंसर सही, व्हेन देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। वन करेक्ट। अब मैं आपसे पूछूंगी क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी? तो एक ही करेक्ट आंसर है, इवान पावलो। अब उसमें मैं और कितने भी मेंशन आपके पास कर दूं, वो आंसर नहीं बदलेगा, वहां पे सिर्फ एक करेक्ट आंसर है, दैट इज इवान पावलो। तो वो कौन सा आइटम हुआ? वो हुआ डाइकोटोमस आइटम। तो आपका जो क्रॉनबेक अल्फा है वो दोनों टाइप ऑफ आइटम्स पे एप्लीकेबल है। पॉलीटॉमस आइटम्स पे भी और डाइकोटोमस आइटम्स पे भी। इन दोनों पे आप चेक कर सकते हैं। एक नया वर्जन है। इसके पहले कौन सा यूज होता था? इसके पहले होता था कुडर रिचर्डसन। ये सिर्फ क्या करता था? इट वाज द ओल्डर वर्जन ऑफ क्रॉनबेक अल्फा, सिर्फ डाइकोटोमस आइटम्स के लिए यूज होता था। पॉलीटॉमस आइटम्स अगर आपके पास है तो उसके लिए हमारे पास पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था मेजर करने के लिए। अब नाउ वी हैव क्रॉनबेक अल्फा। तो सिर्फ डाइकोटोमस आइटम्स के लिए अगर हमें यूज करना हो तो कौन सा हम यूज कर सकते हैं? अगेन कुडर रिचर्डसन। ये भी क्या है? सेम एज क्रॉनबेक अल्फा, एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल स्प्लिट हाफ, बट व्हेन द जो आपके आइटम्स है वो कैसे हो? डाइकोटोमस हो। उस समय में आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब डाइकोटोमस आइटम्स के लिए तो आपके पास दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, क्रॉनबेक अल्फा हो चाहे आपके पास कुडर रिचर्डसन, दोनों में से आप किसी को भी लेके मेजर कर सकते हैं। का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कुडर रिचर्डसन का। आर स्टैंड्स फॉर रिलायबिलिटी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड के इज मल्टीप्लाइड टेस्ट लेंथ। आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपकी लेंथ को? और आपकी आर इज फॉर रिलायबिलिटी। तो लेट्स से अपन कुछ लेते हैं। लेट्स से यू हैव 120 आइटम्स और आपके पास जो रिलायबिलिटी आई, लेट्स से इट केम अराउंड 0.70। बट हमने देखा कि जब स्प्लिट हाफ करा है तो स्प्लिट हाफ करके तो एक बार किसकी रिलायबिलिटी आएगी? हाफ टेस्ट की। ये जो रिलायबिलिटी है ये आपके पास 60 आइटम्स की रिलायबिलिटी। मुझे कैसी चाहिए? मुझे फुल टेस्ट की चाहिए। तो इस 60 को मुझे कितना क्या क्या करना है? मुझे इसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, क्या करना है? मुझे डबल करना है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जो 2 है, दिस इज योर कि टेस्ट लेंथ को मुझे कितनी बार, मुझे अगर 3 टाइम्स करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगी, 4 करना है तो 4 करूंगी, इस तरह। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, इंटरनल कंसिस्टेंसी में आपके पास एरर किससे आ सकता है? अगेन, कंटेंट सैम्पलिंग की वजह से एरर आ सकता है, अगर जो आपके पास कंटेंट है वो कैसा नहीं है, वो होमोजेनस नहीं है। सिमिलर नहीं है। होमोजेनिटी होनी चाहिए आपके किसके बीच में? आपके कंटेंट के बीच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को रिलायबिलिटी समझ आई होगी। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और पीडीएफ के लिए आई विल शेयर द ड्राइव फोल्डर। मैंने ड्राइव फोल्डर तो ऑलरेडी शेयर कर रखा है,
मैं ड्राइव फोल्डर को अपडेट कर दूंगी, तो आई विल अपडेट या ड्राइव फोल्डर कहाँ मिलेगा? ये ड्राइव का जो फोल्डर है ये भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। वहां से इसको क्या करो, इसको एक्सेस ले लो। एक्सेस है, सभी के लिए फ्री है एक्सेस इसका। आप जस्ट उसको जाओ और उसको करो, और वहां पे आपके पास यूनिट 1 यूनिट 2 की भी अपडेटेड है, और यूनिट 3 की भी मैं अपडेट कर दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।